नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं डॉक्टर गौतम सिंह जी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। सर, हम आज आपसे चर्चा करना चाहेंगे हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के बारे में कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। क्योंकि नॉर्मल पेशेंट को या आम व्यक्ति को ये बात नहीं मालूम चलती कि कार्डियक अरेस्ट क्या और हार्ट अटैक क्या है। देखिए, हार्ट अटैक जो है वो एक ऐसी अवस्था होती है जो हार्ट हमारे बॉडी में, पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है और वो ब्लड सप्लाई की वजह से हमारी बॉडी का हर हिस्सा जो है वो सही तरीके से काम करता है। मगर जब हमारा हार्ट की जो मसल्स है उनको भी कुछ ब्लड की जरूरत है। अगर हमारे हार्ट की मसल्स को सफिशिएंट ब्लड नहीं मिलता तो वो एक हार्ट अटैक का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और जब कोई हिस्से, हार्ट के हिस्से में 100% ब्लड जो है वो सप्लाई होना बंद हो जाता है तो वो एक कंप्लीट हार्ट अटैक की अवस्था हो जाती है, जिसको हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं अपने मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। जी। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी कि हार्ट अटैक एक ऐसी स्थिति है जिसमें हार्ट की मसल को जो ब्लड सप्लाई आनी थी वो पूरी तरह से ब्लॉक हो गई है। इसका मतलब ये है कि जो हार्ट की कोरोनरी आर्टरी है जिसके अंदर से ब्लड जाता है वो 100% ब्लॉक हो गई है। उस अवस्था को हार्ट अटैक कहते हैं। और जब हार्ट काम करना बंद कर दे, पूरा का पूरा हार्ट काम करना बंद कर दे, तो उसको कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम पिक्चर देखते हैं, मूवी देखते हैं, उसके अंदर देखते हैं कि मॉनिटर दिखाते हैं और पी पी और स्ट्रेट लाइन आ जाती है। जब वो स्ट्रेट लाइन आ जाती है उसको कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। तो हार्ट अटैक जो है वो कार्डियक अरेस्ट से पहले होता है। हार्ट अटैक की अवस्था को जो है सही किया जा सकता है और कार्डियक अरेस्ट जो हो जाता है उसकी अवस्था के लिए हम सीपीआर करते हैं या हम इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। तो सर, जो कार्डियक अरेस्ट की अवस्था है वो भी मतलब सही हो सकती है? हाँ जी, बहुत हम ऐसे पेशेंट्स को देखते हैं अपने प्रैक्टिस में, डेली बेसिस पे, जो कार्डियक अरेस्ट में चले जाते हैं और उसके बाद वो रिवाइव हो जाते हैं। अभी मेरे पास हॉस्पिटल में एक पेशेंट है, कल ही जो कार्डियक अरेस्ट के साथ हमारे हॉस्पिटल में आए थे और वो अब जो है वो वेंटिलेटर से आउट हो गए हैं। तो एक ही दिन के अंदर वेंटिलेटर से आउट भी हो गए हैं और इम्प्रूव कर रहे हैं। तो सर, इसमें कोई खान पान का स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है कि कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक ना हो व्यक्ति को? देखिए, हमारे जो कि स्थिति होती है जिसके अंदर कार्डियक अरेस्ट से हार्ट अटैक हो सकता है, बहुत सारी स्थिति हो सकती है, मगर अल्टीमेटली हमारे को एक हेल्दी हार्ट की तरफ जो है वो जाना पड़ेगा। और जब हम हेल्दी हार्ट की तरफ जाते हैं तो हमारे को कुछ चीजें जो है अपने अंदर आइडेंटिफाई करनी चाहिए कि अगर हमारे अंदर हैं तो हम हाई रिस्क पे हैं। जैसे कि अगर हमारा ओबेसिटी है, मोटापा ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि हमारा पेट का सर्कमफ्रेंस जो है वो ज्यादा है, तो हम जो है वो हार्ट अटैक के दायरे में आ सकते हैं। अगर हमारे फैमिली हिस्ट्री में किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो हम हार्ट अटैक के दायरे में आ सकते हैं। या हमारे फैमिली में किसी को ब्लड प्रेशर या शुगर की प्रॉब्लम है तो हम हार्ट अटैक के दायरे में आ सकते हैं। और अगर हमें ब्लड प्रेशर शुगर की प्रॉब्लम है तो हम हार्ट अटैक के दायरे में आ सकते हैं। अगर हम स्मोकिंग करते हैं, हमारी सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो इन अवस्थाओं के अंदर भी हमारे को हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट होने की संभावना बढ़ जाती है दूसरों से मुकाबले। तो अगर हमारे अंदर ऐसी कोई स्थिति आती है जिसमें हमें ये लगता है कि हम ऐसे रिस्क में आते हैं, तो इसमें कुछ चीजें तो होती है, वो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिन पे हमारा जोर नहीं है, जैसे कि हमारी एथनिसिटी। तो अगर एक आदमी जो है वो हिंदुस्तान में पैदा हुआ है तो हार्ट अटैक आने की संभावना ज्यादा है, अगर एक आदमी बनस्पत उसके जो आदमी अमेरिका में या फ्रांस में पैदा हुआ हो। इसी तरह से हमारी एज कितनी है ये हमारे बस में नहीं है, उम्र जो है वो बढ़ती जाएगी और बढ़ती उम्र के साथ हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ती जाएगी। मगर जो चीजें हमारे बस में हैं वो है, जैसे कि हमारा कोलेस्ट्रॉल, हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा शुगर, हमारी ओबेसिटी, स्मोकिंग हैबिट, अल्कोहल हैबिट। तो इन चीजों के ऊपर वर्क किया जा सकता है। स्ट्रेस हम कितना लेते हैं, हम स्लीप कितनी लेते हैं, नींद कितनी निकालते हैं, तो इन चीजों के ऊपर वर्क किया जा सकता है, जिसको हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल कहते हैं। सर, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा। अभी आपने एक बात बताई थी कि हार्ट अटैक तब आता है जब वो ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और उसके बाद कार्डियक अरेस्ट आता है। तो ये जरूरी है कि पहले हार्ट अटैक आएगा फिर ही कार्डियक अरेस्ट होगा, या कई बार डायरेक्ट भी मतलब पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन आ सकती है? देखिए, इसमें दो मेन चीजें हैं। एक चीज ये है कि कई बार लोग जो है अपने इनिशियल वार्निंग सिम्टम्स जो हार्ट अटैक के होते हैं उनको इग्नोर करते हैं, जैसे कि चलने पे सांस फूलना या चलने पे छाती में दर्द होना।
या लेते टाइम जो है सांस का फूल जाना, या कई बार जो है वो लोग इसको इनडाइजेशन या बदहजमी कह के जो है वो टाल देते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम ये देखते हैं कि लोग कई बार हार्ट अटैक के अपने सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं और ये काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि उनको हार्ट की कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, अचानक से ये क्या हो गया। मगर कुछ ऐसी स्थिति है जिसके अंदर हार्ट की इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंस हो जाती है और उसके अंदर डायरेक्टली अरिथमिया हो जाता है और अरिथमिया के बाद कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो ये भी जो है वो एक नोन डिजीज है। और एक तीसरी सडन कार्डियक डेथ, जिसमें हमें पता नहीं होता हार्ट की कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, और विद इन 24 आवर्स जो है सडनली कार्डियक अरेस्ट की जो है वो स्थिति आ जाती है, तो उसको सडन कार्डियक डेथ कहते हैं। तो सडन कार्डियक डेथ, अरिथमिया एंड इश्केमिक हार्ट डिजीज, इन तीनों को जो है वो हम ये कह सकते हैं कि प्रोग्रेस कर सकती है कार्डियक अरेस्ट के अंदर। खाली ये है कि इश्केमिया के अंदर जो है वो पेशेंट अपने वार्निंग सिम्टम्स को इग्नोर कर जाता है, इसलिए उसको पता नहीं होता कि मुझे ये चीज भी हो सकती है, अवस्था भी हो सकती है। तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो वार्निंग सिम्टम्स होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, ताकि पेशेंट्स को या आम व्यक्ति को ये मालूम हो जाए कि ये वार्निंग सिम्टम्स हैं और वो बिल्कुल पहले से ही अपने कार्डियोलॉजिस्ट के पास चला जाए। बिल्कुल, पहले मैंने आपको बताया जैसे कि अपने आप को आइडेंटिफाई करें आप, कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसे रिस्क फैक्टर में आते हैं, जैसे कि स्मोकिंग हो गया, ओबेसिटी, सिडेंटरी लाइफस्टाइल है, अल्कोहल कंजम्पशन है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज या हार्ट डिजीज है, तो हम ऐसे एक अवस्था में आते हैं जो हमारे में लाइकली है कि हमारे को जो है वो हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद हमारे को जो सिम्टम्स हैं स्पेसिफिकली वो ये देखने चाहिए कि जैसे हमें छाती में भारीपन हो रहा है, तो मैं ये हमेशा कहता हूँ कोई भी सिम्टम जो कान के ईयरलोब के आधे ईयरलोब से नीचे और पेट की नाभि से ऊपर हो, वो कोई भी सिम्टम जो हार्ट अटैक का हो सकता है। जैसे कि जबड़े में दर्द होना, ये हार्ट अटैक का सिम्टम हो सकता है। कई बार लोग डेंटिस्ट के पास जाते कहते हैं कोई दांत में कीड़ा लग गया होगा। गले के अंदर जकड़न का होना, इसमें ऐसा लगता है कि गला एकदम जकड़ सा गया है। या छाती के ऊपर जो है कंस्ट्रिक्शन फीलिंग होना, ऐसा कि कोई बेल्ट से जो है छाती को बांध के कस के रस्सा खींच रहा हो। या छाती पे भारीपन होना, या ऐसा लगना कि छाती पे कोई पत्थर या वजन रखा गया है। या चलते समय छाती में दर्द होना या सांस का फूलना, कभी भी ये हार्ट अटैक के सिम्टम हो सकते हैं। कई बार बदहजमी के जैसे महसूस होता है कि डकार आ रही है या अनकंफर्टेबल इनडाइजेशन हो रहा है, तो लोग इसको इनडाइजेशन कह के जो है वो टाल देते हैं, मगर ये एक्चुअली में हार्ट अटैक का सिम्टम होता है। तो अगर ऐसे कोई सिम्टम है तो हम अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और एक ईसीजी करके इसको रूल आउट किया जा सकता है कि ये इमीडिएट हार्ट पे थ्रेट है कि नहीं है। तो सर कोई और टेस्ट भी होते हैं या ईसीजी से ही रूल आउट हो जाता है कि सिम्टम्स हैं या नहीं है? देखिए जो ईसीजी है, एक तो चीज ये है कि ईसीजी काफी सस्ता है और यूनिवर्सली अवेलेबल है इंडिया में। आप कहीं पे भी जाएंगे तो एक डॉक्टर की, ठीक ठाक डॉक्टर की क्लिनिक पे भी जो है वो ईसीजी की फैसिलिटी हमारे को आज की डेट में मिल जाती है। तो एक तो सिंपल टेस्ट है, सस्ता टेस्ट है, 50 से लेके जो है 200-250 रुपए 300 रुपए के बीच में जो है ये कहीं पे भी हो जाता है। जो बहुत अच्छे सेंटर है, बड़े सेंटर है, वहां पे जा सकता 400-500 रुपए का ये टेस्ट हो जाता है। तो इजीली अवेलेबल है और इसमें अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है। अगर हार्ट के ऊपर कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं तो ईसीजी के अंदर जो है वो काफी जल्दी चेंजेस आ जाते हैं, तो ये जो है एक अर्ली डायग्नोस्टिक हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास जो है कुछ टेस्ट ऐसे हैं जैसे कि कार्डियक एंजाइम, जिसके अंदर ट्रॉप टी, ट्रॉप आई, सीपीके एमबी, सीपीके, ये सारे टेस्ट आते हैं और इनसे हम बड़ी बारीकी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितना हार्ट अटैक है, कितना मेजर है, कितना लाइफ पे रिस्क है। मगर ये टेस्ट जो है वो 6 घंटे से लेके और 7 दिन तक जो है ये टेस्ट वैलिड रहते हैं। उसके पहले और उसके बाद ये टेस्ट शायद पॉजिटिव ना आ पाए। उसके बाद एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं इकोकार्डियोग्राम, या कॉमन लैंग्वेज में इसको हम बोलते हैं कार्डियक इको। तो इको का जो टेस्ट है उससे भी हम हार्ट की अवस्था देख सकते हैं। हार्ट को जो है वो टीवी पे देख सकते हैं, हार्ट को काम करते हुए टीवी पे देख सकते हैं और हम ये जान सकते हैं कि कौन सा हिस्सा हार्ट का काम कर रहा है, कौन सा नहीं। तो कौन सी आर्टरी में ब्लॉकेज होगी, 3 आर्टरी है, तीनों अलग अलग एरिया को हार्ट के सप्लाई करती हैं। तो एक कार्डियोलॉजिस्ट अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकता है कि कौन सी आर्टरी में जो है वो काम कम हो रहा है या ब्लॉकेजेस की संभावना उस आर्टरी के अंदर है। तो इकोकार्डियोग्राफी भी एक टेस्ट हो गया जिसके अंदर हम ये पता कर सकते हैं। उसके बाद जो है अगर हमें ये पता करना है कि आने का खतरा है कि नहीं है, तो उसके लिए टीएमटी का टेस्ट होता है या स्ट्रेस इको का टेस्ट होता है। और साथ में हमारे पास एंजियोग्राफी
एक टेस्ट है जिसके अंदर हम पता कर सकते हैं कि ब्लॉकेजेस वेसल के अंदर है कि नहीं है। सर जैसे कि अगर कोई व्यक्ति को ये लगता है कि वो हाई रिस्क पे है और वो अपने कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाता है, तो एज ए कार्डियोलॉजिस्ट आप उस सामान्य व्यक्ति को क्या बताना चाहेंगे कि वो अपने लाइफ स्टाइल में किस तरह के चेंजेस करे कि वो हेल्दी रह सके? बहुत ही आपका जो है ये बढ़िया क्वेश्चन है, और मेरे ख्याल से लोगों को ये जो है वो कनेक्ट भी करता है। लाइफस्टाइल जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट विकल्प है हमारे पास, जो कि हमारे मरीजों को अच्छे से मिलना चाहिए। लाइफस्टाइल जो है वो 35% हमारे को हार्ट की प्रॉब्लम से बचा सकता है, बेटर देन एनी अदर मेडिसिन, जिसके अंदर आ जाती है एक्सरसाइज, डाइट एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। ये तीनों चीजें आ जाती है। बड़े दुख की बात है कि कई बार ऐसा मैं ये देखता हूं कि जब मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो एक सेंटेंस के अंदर जो है ये कह देते हैं कि जरा लाइफस्टाइल भी अपनी सही कर लो, या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लो, या डाइट और एक्सरसाइज पे ध्यान दे दो। मगर पेशेंट को कभी ये नहीं मिल पाता कि हम क्या करें और कैसे हम जो है उस चीज के ऊपर ध्यान दें। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एक्चुअली हमारे को काफी अर्ली इन एज से स्टार्ट कर देनी चाहिए। नॉर्मली हम ये कहते हैं कि 15 से 20 साल की उम्र में हमारे को केयरफुल हो जाना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, क्योंकि जो हम खा रहे हैं वही हमारे बॉडी के अंदर जो है वो हमारे बॉडी का पार्ट बन जाता है। तो डेफिनेटली हमारे डाइट के अंदर जो है ट्रांस फैटी एसिड जो हम बोलते हैं उसको कम करना चाहिए। ट्रांस फैटी एसिड जो है सबसे ज्यादा डीप फ्राइड चीज के अंदर होते हैं, या कैंड चीज के अंदर होते हैं, या पैक्ड फूड के अंदर होते हैं। तो हम डेफिनेटली कहते हैं कि आप पैक्ड फूड को अवॉइड करिए और आप जो है वो फ्रेश फूड की तरफ ज्यादा जाइए। तो जितना आप फ्रेश फूड लेंगे उतना आपके लिए बेटर है, क्योंकि ट्रांस फैट उसके अंदर जो है वो कम है। उसके बाद जो है कोलेस्ट्रॉल को हमारे को जो है वो कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए हम ये देखते हैं कि जो कि हमारी डाइट है उसके अंदर हाई कोलेस्ट्रॉल चीजें हमारे को अवॉइड करनी चाहिए। स्पेशली उसके अंदर जो है वो ऑयली फूड और रेड मीट हमारे को जो है वो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए। और तीसरी चीज इसमें आती है कि जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है उसके अंदर एक गुड कोलेस्ट्रॉल भी होता है। तो हमारे को गुड कोलेस्ट्रॉल का कंजम्पशन ज्यादा करना चाहिए, जो कि हमारे को फिश ऑयल से मिल सकता है, या हमारे को वेजिटेरियन सोर्सेज से जैसे अखरोट है उससे हमारे को मिल सकता है, नट्स है उससे हमारे को मिल सकता है। तो उन चीजों का अगर हम डेली सेवन करेंगे तो उससे हमारे को जो है काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। जैसे कि हम कुछ घरेलू नुस्खों की बात करते हैं कि कच्चे लहसुन को सुबह खाली पेट निहार मुंह खा लेना, उससे हमारे को फायदा मिलता है। तो ये सारी चीजें भी हैं जिनके ऊपर जो है वो विचार किया जा सकता है। हमारे गार्लिक पिल्स जो है वो लोग लेते हैं अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, और डेफिनेटली कुछ मेडिसिन होती हैं जिससे इनको जो है कंट्रोल किया जा सकता है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अंदर अपनी डाइट को कंट्रोल करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसके साथ साथ आप अपनी डाइट को किस हिसाब से प्रोग्राम करते हैं, यानी कि अधिकतर हम ये देखते हैं कि इंडिया के अंदर लोग ये कहते हैं कि सुबह नाश्ते के अंदर हमने चाय के साथ 2 रस्क ले लिए, या 2 ब्रेड ले ली, या 2 बिस्किट ले लिए। अधिकतर जो है वो ये ब्रेकफास्ट होता है लोगों का, और या फिर जो है वो रोटी और सब्जी होती है ब्रेकफास्ट। तो हम ये देखते हैं कि रोटी सब्जी जो है वो 100% कार्बोहाइड्रेट ब्रेकफास्ट है, ब्रेड और चाय 100% कार्बोहाइड्रेट ब्रेकफास्ट है। तो इनिशियली टू स्टार्ट द डे विद 100% कार्बोहाइड्रेट ब्रेकफास्ट इज नॉट गुड। तो आपके दिन के अंदर जो है शुरुआत के अंदर कुछ प्रोटीन का होना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे को प्रोटीन मिल सकता है सोयाबीन से, दाल से, स्प्राउट से, हमारे को जो है वो ओट मील से, हमारे को प्रोटीन शेक से, या स्मूदी से, हमारे को कुछ फ्रूट्स हम ले सकते हैं, फ्रेश फ्रूट्स एंड प्रोटीन। ये हमारे लिए काफी अच्छा एक नाश्ता हो सकता है। उसके बाद हम जो है वो अधिकतर ये देखते हैं कि लोग ये कहते हैं कि उसके बाद हम जो है वो लंच लेते हैं 2:30-3 बजे। ब्रेकफास्ट के ले लिया 8:30 बजे से लेके 10:30 बजे के बीच में, और 2:30 बजे के करीब जो है हम लंच ले लेते हैं। तो अधिकतर लोग जो है उसके बीच में कुछ नहीं लेते, जबकि उसके बीच में थोड़ा सा अगर जो है हम फ्रेश फ्रूट्स या सैलेड ले लें तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। लंच अब अपना जो है वो एक सिंपल लंच रख सकते हैं, दाल सब्जी रोटी, ये एक सिंपल लंच हो सकता है। इसके साथ में आप जो है सैलेड ले सकते हैं। कई बार लोग जो है क्या करते हैं, फल खाते हैं मगर फल जो है वो खाने के बाद खाते हैं। तो जो फूड जो हमारा फ्रूट्स होता है,
फ्रूट्स हमारे जो है, फल जो होते हैं वो जल्दी डाइजेस्टेबल होते हैं, तो अगर हम खाने के बाद खाएंगे तो उससे हमारे को पेट की दिक्कतें जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी और डकारे होना, बदहजमी होना, ये चीज बहुत आम बात हो जाएगी। इसलिए फल हमें हमेशा पहले खाने चाहिए, खाने से पहले, या कच्चा खाना जो है जैसे कि सलाद है, ये हमें खाने से पहले खाना चाहिए क्योंकि वो इजीली डाइजेस्टेबल होता है। तो वो जब हमारे पेट में नीचे रहेगा वो डाइजेस्ट होगा और उसके बाद ऊपर का खाना डाइजेस्ट होगा, और उसके बाद हम जो है सॉलिड फूड ले, जिसके अंदर हम दाल, सब्जी, 2 रोटी ले सकते हैं, या कभी हम जो है वो 1 रोटी और थोड़ा सा चावल ले सकते हैं हमारे लंच के अंदर। उसके बाद हम ये देखते हैं कि शाम के टाइम में लोग अधिकतर जो है चाय 2 बिस्कुट लेते हैं, मगर शाम के टाइम में हमें बेकरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करके हम जो है वो चना ले सकते हैं, या हम कुछ नट्स ले सकते हैं, या हम जो है वो स्प्राउट्स ले सकते हैं, बेसन का चीला ले सकते हैं, कुछ इनोवेटिव चीजें ले सकते हैं जो कि हाई प्रोटीन में होती है और हमारी डाइट में हमारे को फायदा देंगी। डेफिनेटली जो लोग नॉनवेज लेते हैं उनके लिए दिन में अंडा लेना या कुछ नॉनवेज लेना वो भी ठीक है। और अल्टीमेटली हमारा जो डिनर है वो काफी लाइट होना चाहिए। हमारे डिनर के अंदर हम जो है सूप, रसम, दाल, इससे जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं अपने डिनर को, और हम जो है वो 1 रोटी या 2 रोटी के अंदर जो है अपने आप को सेटिस्फाई करें, तो ये हमारे लिए एक बेस्ट होगा। और डिनर हम जितना अर्ली करेंगे उतना हमारे लिए फायदा होगा, जिससे कि हमारे को सोने से पहले, अगर हम 11 बजे तक सोने को जा रहे हैं, तो अगर हम 8 बजे डिनर कर लेंगे तो काफी हद तक हमारा खाना जो है वो डाइजेस्ट हो चुका होगा जब तक हम जो है वो लेटेंगे, सोएंगे, तो ये हमारे लिए बेनिफिट होगा। अधिकतर मैं ये देखता हूँ कि जैसे कि सर्दी का सीजन होता है और दिसंबर का महीना जो है ऐसा महीना होता है, नवंबर दिसंबर, जब शादियां भी बहुत ज्यादा होती हैं, लोग लेट जो है वो हैवी लंच करके और कई बार ड्रिंक करके लोग जो है घर आते हैं, और हम ये देखते हैं कि अधिकतर सर्दियों के अंदर जो है हार्ट अटैक के सिम्टम जो है वो ज्यादा देखने को मिलते हैं, हार्ट अटैक के पेशेंट ज्यादा देखने को मिलते हैं। खाली ये पोस्ट कोविड का पीरियड एक ऐसा है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि पोस्ट कोविड इवन गर्मियों में जो है वो हार्ट के मरीज जो है काफी ज्यादा आ रहे हैं, तो ये एक थोड़ा सा जो है वो एक नया एक डेवलपमेंट है हार्ट के अंदर। बट अधिकतर सर्दियों में जो है ये चीजें ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो अगर इस तरह की लाइफस्टाइल हम अपनी रखेंगे, और डेफिनेटली स्मोकिंग इज 100% नो, स्मोकिंग या टबैको हमें बिल्कुल कंज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको हार्ट अटैक आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, और डेफिनेटली उनके ब्लॉकेजेस जो हैं वो काफी ज्यादा होते हैं नॉन स्मोकर्स के मुकाबले। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने हमें हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट और लाइफ स्टाइल के ऊपर बहुत अच्छी जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और हम सभी दर्शकों से भी ये चाहेंगे, जो डॉक्टर साहब ने लाइफ स्टाइल फॉलो अप करने को कहा है वो फॉलो अप करें, ताकि आप अपने दिल को हमेशा के लिए दुरुस्त रख सकें। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।